बड़ी खबर सिनेमा जगत के लिए खुशखबरी का दिन। अमिताभ बच्चन हुए कोरोना नेगेटिव। बड़ी खबर, बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके दी जानकारी। फैंस ने ली राहत की सांस। कोरोना से जंग जीते अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हुए कोरोना नेगेटिव। बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके दी जानकारी। सिनेमा जगत के लिए राहत की खबर। फैंस ने ली राहत की सांस। कोरोना से जंग जीते अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हुए कोरोना नेगेटिव। बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके दी जानकारी। सिनेमा जगत के लिए एक बड़ी खबर। फैंस ने ली राहत की सांस। कोरोना से जंग जीते अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हुए कोरोना नेगेटिव। बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके दी जानकारी। फैंस ने ली राहत की सांस। जगह जगह यज्ञ हवन और उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर चला था। जब खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके बाद मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज अपना करवा रहे थे और अब कोरोना से जंग जीत चुके हैं अमिताभ बच्चन। कोरोना नेगेटिव हो गए हैं बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। तब ज़्यादातर नेताओं को हिरासत में लिया गया था। उमर अब्दुल्ला रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन मुफ्ती अभी हिरासत में ही हैं। वहीं पीडीपी इस समय मुश्किल दौर से भी गुजर रही है। पार्टी के कई नेता अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विशेष दर्जे की मांग छोड़कर ये लोग अब स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। अब 1 साल में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं, बात करेंगे इस पर पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। $377 हटने के 1 साल बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक हाल, उमर की सियासी धमकी, महबूबा की हिरासत पर पीडीपी भड़के, निशाने पर भाजपा के कश्मीरी नेता। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 377 के 1 साल बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्वी सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके पिता ने साफ किया है कि वे 377 रद्द करने को भूले नहीं हैं। उनका संघर्ष जारी है। हालांकि ऐसा लगता है कि वे दोनों चाहते हैं कि स्टेटहुड बवाल हो और आगे राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो सके। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। तब ज्यादातर नेताओं को हिरासत में लिया गया था। उनमें से कई नेताओं की रिहाई भी हो गई है। आर्टिकल 377 के हटाने के बाद कश्मीर की राजनीति में बदलाव आया है। लोकल पार्टियां कमजोर हुई हैं। अलगाववादी नेताओं में फूट पड़ गई है। इसके साथ ही भाजपा आतंकियों के निशाने पर आ गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने भाजपा नेता वसीम अहमद बारी, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले एक और नेता को आतंकियों ने अगवा कर लिया था। भाजपा के कई नेताओं को आतंकियों से धमकी भी मिली है। भाजपा से झटका मुफ्ती का अपना स्टैंड। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पिछले 1 साल से हिरासत में हैं। हाल ही में 31 जुलाई को इसे
और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुफ्ती के करीबी सूत्रों का कहना है कि हिरासत के दौरान ज्यादातर समय वे अपने धर्म को दे रही हैं। भविष्य की रणनीति को लेकर उन्होंने अपना कार्ड अभी नहीं खोला है। वहीं सियासी गलियारों में मुफ्ती अपने स्टैंड को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाली हैं। वे अपनी और अपनी पार्टी की उस छवि को उभारना चाहती है जिससे 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन के चलते नुकसान हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मतभेद। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विशेष दर्जे की मांग छोड़कर ये लोग अब जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 377 हटने से पहले इन दोनों नेताओं ने धमकी दी थी कि अगर इसे हटाया जाता है तो भारत और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले संविधान का लिंक भी टूट जाएगा। या तो आर्टिकल 377 रहेगा या फिर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा। तो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला इस समय कश्मीर और बाहर होने वाली घटनाओं को लेकर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन 35A और आर्टिकल 377 हटाने पर खामोश हैं। हालांकि उन्होंने 27 जुलाई को चुप्पी तोड़ी थी और एक नेशनल अखबार के आर्टिकल में लिखा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ किया गया था वह संवैधानिक, कानूनी, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कथित तौर पर इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा बताया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 377 हटाकर न्याय करेगा। हालांकि इसके अगले दिन उमर अब्दुल्ला ने सफाई भी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य का सीएम होने के तौर पर मैं केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। सिर्फ इतना ही कहा था, इससे न कम न ज्यादा। बाहर के लोग हल्ला मचा रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नफरत करने वाले नफरत करते रहेंगे। मुझे कुछ लोगों से बेहतर की उम्मीद थी, लेकिन निराशा राजनीति का हिस्सा है। इससे सबक सीखते हुए आगे बढ़ना है। नए डोमिसाइल लॉ के जरिए भाजपा को उम्मीद। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सबसे पहले जनवरी में जम्मू में स्टेटहुड और डेमोक्रेसी बहाल करने की मांग की थी। उधर भाजपा को विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी, गोरखा और वाल्मीकि वर्ग के लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है, जिन्हें आर्टिकल 377 हटने के बाद फायदा हुआ है। इसके साथ ही भाजपा ने डोमिसाइल लॉ के जरिए चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाकों को साधने की तैयारी कर रही है। अभी ईद के एक दिन पहले JKPC चीफ सज्जाद लोन को रिहा कर दिया गया था। हालांकि मीडिया से बात करने पर रोक जारी है। लोन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आखिरकार 1 साल पूरा होने के 5 दिन पहले मुझे रिहा कर दिया गया। अब मैं फ्री हूँ। इतने दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। जेल मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। पहले फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, इस बार मनोवैज्ञानिक रूप से किया गया। इस बारे में शेयर करने को बहुत है, जल्द शेयर करूंगा। कमजोर हो रहे अलगाववादी। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 377 हटाकर भाजपा ने अलगाववादियों में भी दो फाड़ कर दिया है। 29 जून को कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गिलानी ने कहा कि उनकी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं आया है और वे लड़ाई जारी रखेंगे। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने हुर्रियत के लीडरशिप पर जम्मू कश्मीर के बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया है। गिलानी ने अपने पत्र में कहा कि कड़े प्रतिबंध और हिरासत के बाद भी मैंने अपने लोगों को मिलने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 अगस्त से पहले ही अलगाववादी राजनीति कमजोर होने शुरू हो गई थी। जनता के सामने उनकी आंतरिक कला की खबरें भी सामने आने लगी थी। भाजपा सरकार ने NIA के जरिए अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की और गिलानी और मीरावाइज उमर फारूक को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों को करारा झटका दिया। बहरहाल कुछ दिनों बाद धारा 377 को हटे हुए 1 साल पूरा होने को है, तो वहीं स्टेटहुड का मुद्दा अब गरमाने की सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के PAO को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?
और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा। रविंद्र शर्मा, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रविंद्र शर्मा, सबसे बड़ा सवाल कि 370 हटने के बाद कश्मीर का जो तरक्की का ख्वाब था वो कितना सच में तब्दील हुआ है। शायद संपर्क उनसे हमारा कट गया है। कश्मीर की तरक्की का जो ख्वाब 370 हटने के बाद मजबूत हुआ है वो कितना आगे बढ़ा है। कश्मीर से धारा 370 हटे 5 अगस्त को 1 वर्ष पूरा हो रहा है और ऐसे में वहाँ पर क्या बदलाव और क्या परिवर्तन वहाँ पर आए हैं, इसी बात पर आज हमारी ये चर्चा है। और गोलियों, रॉकेट लॉन्चरों, आतंकियों के सिलसिले कश्मीर घाटी में कब थमेंगे। जिस तरह से लगातार वहाँ पर रह रहकर आतंकी पकड़े जाते हैं, ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में सवाल ये कि कश्मीर में शांति आखिर कब होगी और कब अमन और चैन से कश्मीर, जो कि हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, उसमें एक धारा ऐसी कि जो भारत को गौरवान्वित करती है और वही धारा विकास के पथ पर नए आयाम, नए प्रतिमान कैसे सशक्त करेगी। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। जी कविंद्र गुप्ता जी, 370 हटे, ये 5 अगस्त को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। कश्मीर की आज़ादी के बाद जो तरक्की का ख्वाब था वो कितना सच हुआ है। देखिए, कुल मिलाकर के एक कलंक जो हमारे ऊपर था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के एजेंडे में हमेशा से ये रहा है, उसको हमने हटाया है। और एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का जो नारा लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, आज उनका बलिदान सार्थक सिद्ध हुआ है। आज जिन वो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इन सभी को एक न्याय मिला है। हम विदेशों में भी जाएं तो 5 साल में हमें वहां की नागरिकता मिल जाती है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन अपने ही देश में ये लोग गुलाम बनकर के बैठे हुए थे। और इस धारा 370 के कारण से कुल मिलाकर के मिलिटेंसी आई, अलगाववाद आया और हमारी पुरानी सरकारों ने हमेशा अगर उनको पेट दर्द भी होता था तो चार्टर्ड प्लेन लेकर के उनको अलगाववादियों को वहां पर ले जाते थे। आज 1 वर्ष में पिछले लगभग 6 महीने में 200 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, अपने आप में उपलब्धि है। जो पैलेट गन का इस्तेमाल होता था, जो सड़कों पर आकर के जल से जलूस निकलते थे, आज उस पर लगाम लगी है। तो हुर्रियत के नेता आज खुद अपना इस्तीफा देने लगे हैं। इस सारे संदर्भ में सबसे पहले जरूरी था कि शांति बहाल की जाए और शांति की बहाली हुई है। और कुल मिलाकर के आज ये देखें, अब जब शांति का वातावरण, अमन का वातावरण बनेगा तो निश्चय ही लोग यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, यहाँ पर नौकरियां भी निकलेंगी। जो एक ऐसा माहौल लगातार एक सरकारी नौकरियों के पीछे लोग दौड़ते थे, इन्वेस्टर नहीं आते थे, कारपोरेट सेक्टर नहीं आता था, उसमें भी कुछ तेजी आएगी। तो 32 सालों के लिए जो एक प्रिसिमम, जो डिलिमिटेशन को इन्होंने रोका हुआ था, उसको भी किया है और सही न्याय मिलेगा, सही कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां पर। सर एक सवाल खड़ा होता है कि आतंक की कमर टूट गई है, लेकिन आतंक फिर भी जिंदा है। ये आतंक आखिर कब मरेगा। अलगाववाद जिस तरह से पूरी तरीके से वहां पर टूट चुका है, लेकिन अगर ये पूरी तरह समाप्त होंगे तभी एक जो तरक्की की राह है वो पूरी तरीके से खुल पाएगी। बिल्कुल, अभी पहले से मैं नहीं कहता कि ये रातों रात खत्म हो जाएगा। अभी भी वहां पर उनको आश्रय देने वाले लोग वहां पर बैठे हैं। तो जल्द ही वो समय आने वाला है कि जब इस सारी चीज से हमें निजात मिलेगी। आज अलगाववादियों को देख करके लोगों को भी लगने लगा है ये तो हमें सिर्फ यूज करते थे। आज जिन बच्चों की
एक 30 साल में एक जनरेशन को इन्होंने खत्म कर दिया है। जी। और इनको ये भी, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, मिलिटेंसी की कमर टूट चुकी है। और कुल मिलाकर के आने वाले समय में लोगों की जो समय है वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो निश्चय ही इससे लाभ होगा और आने वाले समय में वहां अमन चैन आएगा। और सबसे बड़ा ये सवाल कि जो उपलब्धि है वो क्या है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। एक वर्ष में ऐसा क्या क्या हुआ है जिसे उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये उपलब्धि अर्जित की गई है? देखिए, वहां पर पहाड़ियों को, वहां पर ये जो एसटीज हैं, गुज्जर्स हैं, एक वहां पर उनको रिजर्वेशन मिली है। एक सभी जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज है, 70 साल बाद उनको न्याय मिला है। और जो प्रोजेक्ट खास करके जो डेवलपमेंट के काम वहां पर रुके हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। आज एम्स का काम शुरू हो गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का IIT IIM कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ ही रिंग रोड्स जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया जो स्पेशल पैकेज दिया है इन चीजों के लिए। तो आज जो SPO से हमारे उनको जो पेज है वो डबल हो गई हैं। और जो भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनको सेंटर के समान वहां पर उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और खास करके बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जो आजादी के वक्त बाहर जाकर के बस गई थी, आज उनको भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट के दौर में और राजनीतिक तौर पर उन लोगों को लगाम लगी है जो पाकिस्तान प्रस्त थे। तो आर्थिक तौर पर लोगों को काफी फायदा हुआ है। हालांकि कोरोना नामक हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है, इस दौरान कुछ कमियां भी आई हैं, लेकिन लगातार डेवलपमेंट के दौर की ओर हम बढ़ रहे हैं और 50,000 नौकरियों का प्रावधान किया गया है। सर, जी, ये सवाल एक ये भी उठता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का जिस तरह मौसम बताया गया है मौसम विभाग द्वारा, तो अब कोरोना से वहां पर जो राहत पहुंचानी है वो भारत कब पहुंचाएगा अपने नागरिकों को गिलगिट बाल्टिस्तान में? देखिए, सरकार की पॉलिसीज रहती है, उसके लिए माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत की पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। और आने वाले समय में मैं स्पीकर भी रहा हूं जम्मू कश्मीर विधानसभा में। हमने 24 सीटें आज ही उनके लिए खाली रखी हुई हैं जी। जल्द ही ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरे जो इलाके हैं हमारे वापस लेकर के हम लोगों को सही न्याय देंगे। आज POK में एक भी कश्मीरी बोलने वाला नागरिक नहीं है। ये इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे ही लोगों की वो धरती है। कश्मीर एक जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वहीं उन्हीं का अधिकार है वहां रहने का। जी, कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ रविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका ANB न्यूज पर रविंद्र शर्मा जी। धन्यवाद। रविंद्र शर्मा जी, जो 370 हटे, 1 साल हो गया, तरक्की का जो ख्वाब था वो कितना सच हुआ है? कश्मीर की आजादी ये जो 370 के हटने के बाद। देखिए, ये मेरे भाई कविंद्र गुप्ता जी बता सकते हैं कि कितना ख्वाब जो है वो पूरा हुआ। 4 लाख के तक क्लास 4 के लिए लग चुकी रजिस्ट्रेशन हुई है। क्लास 4 की पोस्टें जो आप सुन रहे हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बीच में कट गया था। तो हालत ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये है। और ये तो कह रहे थे कि फ्लड गेट्स खोल देंगे यहाँ नौकरी के। यहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। 1 साल से आपने कहा 3 महीने के अंदर अगस्त के बाद 50,000 नौकरी जो है खाली है वो 31 सितंबर तक भरनी है। वो गवर्नर साहब तो गोवा चले गए और वादा करके और ऐलान करके। ये के बैंक में जो धांधलियां इनकी सरकार में हुई वो धांधलियां वहीं के वहीं रही। इन बच्चों ने जेके बैंक के टेस्ट जो ऑल इंडिया रिक्रूटिंग एजेंसी है बैंकिंग, उसके तहत क्वालिफाई किए थे, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया और यकायक उसको कैंसिल कर दिया बगैर बजाय कि क्या वजह है। जो तमाम बैंकिंग के लिए जो है सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करती है उस एजेंसी के तहत गवर्नर रूल में है, वो सारी सिलेक्शन प्रोसेस हुई। बच्चों के साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी। 2016 से लेकर के 2020 तक जितनी भी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन भरी, पैसे भरे, करोड़ों रुपये सरकार ने लिए, टेस्ट हुए, किसी में इंटरव्यू हुए, वो तमाम रद्द करके आप वो जमा करके आंकड़ा बताना चाहते हैं कि हम इतनी नौकरी गवर्नमेंट की भरेंगे। और इसलिए वो सारे नौजवान जो है जो आज ओवरेज हो गए, इनएलिजिबल हो गए, कई लोग जो हैं वो इस परेशानी में हैं।
इन्होंने जम्मू कश्मीर को 5 साल, जम्मू कश्मीर में 4G तो दे नहीं पा रहे, लेकिन माफ करना, केंद्र में मंत्री बैठे हैं यहीं के भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, इसलिए 5 साल की जो रिलैक्सेशन युवाओं को थी यूनियन सिविल सर्विसेज में, वो उन्होंने खत्म कर दी कि अगर आप 30 साल से यहाँ बच्चों को मिलिटेंसी से और इस ग्रस्त से आप कह रहे हैं आतंकवाद का ग्राफ बढ़ा है और आप कह रहे हैं 4G नहीं हो सकता क्योंकि आतंकवादी खतरा है, तो आप कह रहे हैं हालात ठीक हो गए और वो रिलैक्सेशन भी खत्म कर दी, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। डोमिसाइल के बहाने आपने कहा था 370 तोड़ने के बाद भी जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रहेगी, बाहर का हकदार नहीं होगा। लेकिन आज डोमिसाइल के बहाने से 3 वो कैटेगरी के लोग हैं जो 15 साल के बहाने कोई भी सर्टिफिकेट बनाएंगे तहसीलदार से, और वो उनके बच्चे दिल्ली, जम्मू, बम्बे जहां भी पढ़ते हों, इंग्लैंड भी पढ़ते हों, वो भी अप्लाई करेंगे गस्टर से लेकर 84 तक। इसी तरह 10 साल को ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्विस, सेंट्रल सर्विस किसी में भी रहा है, माँ या बाप, उसके बच्चे देश के किसी कोने में पड़े हों, वो भी हकदार हो गए। जकाजक जम्मू कश्मीर के बच्चों को आपने सुविधा तो दी नहीं, 4G तो भी नहीं दिया, ऑनलाइन की रविंद्र शर्मा जी नहीं हो रही जी। और ये है एम्प्लॉयमेंट का हाल। दूसरी तरफ आतंकवाद का हाल ये है कि लगातार पिछले साल सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि 3300 बार सीज फायर और पाकिस्तान ने हमारे पे गोलीबारी की है। आप कहते हैं आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, कश्मीर वादी में हालात देख लीजिए, और उसकी सबसे बड़ा सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं कि हालात ठीक नहीं है। उससे बड़ा सबूत यह है कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। हमारे पार्टी के सदर रहे, 2 बार सेंटर के मंत्री रहे, 35 साल MP रहे सैफुद्दीन सोज, सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है वो आजाद हैं, बीमारी के लिए उनको भेजा जाता है, अलो किया जाता है जुबानी, और जब घर आते हैं बंद किए जाते हैं। आप वहां कहते हैं और जब यहाँ करके गेट से बाहर निकलने लगते हैं तो आप देख लीजिए कि पुलिस ने किस बेरहमती से उनको धक्के मार करके फुल नेशनल मीडिया के सामने उनको लिया गया। इस किस्म की आजादी और डेमोक्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में करती। आप इनके और कई लोग के नाम लैंड डील्स में आ रहे हैं और कई ऐसी विवादों में आ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। और करप्शन की बात आप करते थे, करप्शन तो कई गुना बढ़ गई है। आपने 1 करोड़ लोगों को डोमिसाइल की लाइन में लगा दिया। मान लिया कि आपने स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, 370 खत्म किया, लेकिन उनके पास बाशिंदा जम्मू कश्मीर का सबूत परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के तौर पे कागज है जो तहसीलदार ने इशू किया है। लेकिन हमने कहा कोरोना में कम से कम ये तो मान लो कि भाई यही डोमिसाइल ट्रीट होगा, लेकिन आपने फिर लोगों को लाइन में लगाया। यही रविंद्र शर्मा जी, यही एक बात रविंद्र शर्मा जी, जम्मू में रविंद्र शर्मा जी, कोई पार्टी जो टोल प्लाजा को तोड़ती थी, रविंद्र शर्मा जी, टोल प्लाजा का विरोध करती थी, आज 6 टोल प्लाजा जम्मू सूबे में, जिस जम्मू ने इनको यहाँ तक पहुंचाया, आज उनके ऊपर जेल जुल्म किया जा रहा है। रविंद्र शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? रविंद्र शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है फिर समाधान कैसे निकलेगा और कैसे जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसका ख्वाब सच होगा अगर इतनी सारी परेशानियां हैं तो? मैंने आपको परेशानियां ये किसी से पूछने को तैयार नहीं, ये किसी से मशवरा करने को तैयार नहीं। इनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, इनको ओपोजिशन मुक्त पार्टी, इनको पार्टी ही नहीं चाहिए कोई और कोई पार्टी। महबूबा मुफ्ती मान लीजिए हमारे उनके साथ 100 विचारिक जो है वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनके साथ कल तक मुख्यमंत्री थी, ये उसके उप मुख्यमंत्री रहे। और मुझे बताइए आज साल से आपने उसको अंदर रखा है, वो एक शख्स क्या कर लेगी? PSA में वो बयान देगी तो बात करेगी, उससे क्या आप लोग के पास इतने पास फौज, सिक्योरिटी फोर्स, कोई हालात खराब नहीं हुए। लेकिन आप किस किस्म की आजादी और मैसेज संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डाइसेंट है, कोई आदमी से हम सहमत नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी हर चौक चौराहे पे थाने के बाहर प्रोटेस्ट करती थी, कभी इनको इसलिए नहीं किया गया। लेकिन आज आप जम्मू में भी उन नेताओं ने जिन्होंने 370 का स्वागत भी किया था, उन लोगों के साथ भी वो हाउस अरेस्ट रहे, डिटेंशन में रहे, और यहाँ तक कि मैं भी उसका एक व्यक्ति हूँ, मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लिया। तो इस किस्म की बातें, इस किस्म की डेमोक्रेसी, हम लोग एंटी नेशनल हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सब शहीद हुए हैं। आप चांदी लोगों को क्यों देखते हैं?
सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद ये कहा जा रहा था कि कश्मीर की तरक्की की राह आसान होगी और कश्मीर एक नई इबारत लिखेगा और उसकी जो तरक्की होगी उससे कहीं आर्थिक विकास भी होगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और कश्मीर एक नए रूप में नजर आएगा। तो वो एक साल में कितना परिपक्व और कितना नए रूप में नजर आ रहा है। देखिए 40,000 करोड़ रुपया कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि आर्थिक लॉस हुआ है 5 अगस्त से लेकर 40,000 करोड़ रुपया, और कहा है कि 4,97,000 लोग जब कश्मीर वादी में बेरोजगार हो गए हैं। 2017 में 6 लाख से ऊपर टूरिस्ट आए थे, 2018 में 3 लाख के ऊपर आए थे और 2019 में सिर्फ 43,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं। मुझे बताइए कौन किस पैरामीटर पे तरक्की है? हमारे साथ जी रविंद्र शर्मा जी, हमारे साथ शहजादा कलीम राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई। आपसे सबसे बड़ा जो एक सवाल ये है कि कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद आज 5 अगस्त को 1 वर्ष होने वाला है और कश्मीर की जो आज़ादी का ख्वाब है वो भी पूरा हुआ है। अब कश्मीर की तरक्की का जो ख्वाब है वो कहा जा रहा है कि वो एक ऐसा होना चाहिए कि कहीं कश्मीर जो देश का गौरव है, गर्व है, कहीं पर्यटन के मामले में भी गर्व बने। लेकिन आज भी वहाँ आतंकी गोलियां गूंज रही है, आज भी वहाँ रॉकेट लॉन्चरों की जो आवाज़ है वो गूंज रही है। तो कश्मीर की जो घाटी है उसमें शांति कैसे होगी और कब तक होगी, और यही दरकार है वहाँ आवाम की, ये आवाम की जो दरकार है वो कब पूरी होगी? एक बड़ा सवाल है चंद्रशेखर भाई। धारा 370 हटाने के पीछे का हमारा जो मकसद था, हमारा जो उद्देश्य था, क्या 1 साल पूरे होने के बाद आज हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाए हैं या नहीं? अगर हम आतंकवादी गतिविधियों के आंकड़ों को ले, जो गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, तो हम ये पाते हैं कि 1 साल पूरा होने के बाद भी आतंकवाद की 120 घटनाएं कश्मीर घाटी में हुई हैं और टोटल आज तक 21 ग्रेनेड हमले हुए हैं, 35 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 22 आम नागरिक हमारे मारे गए हैं। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। हमें ये वादा किया गया था धारा 370 और 35A हटाने के साथ कि कश्मीर घाटी से आतंकवादी घटनाओं पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा, वहां की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, कश्मीरियों में जो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर देश के प्रति, उनके अंदर कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के प्रति जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया था, उसमें जो है जिम्मेदारी आएगी, उसमें बहाली आएगी। लेकिन 1 साल पूरे होने के बाद भी जो वादे सरकार ने हमसे किए थे, उन वादों पर क्या वो पूरी तरीके से खरे उतरे? 5 अगस्त को धारा 370 हटाया गया था। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त के बाद आज तक 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान आर्थिक व्यवस्था में हुआ है, कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था में हुआ है। रविंद्र शर्मा प्रवक्ता जुड़े हुए हमारे संग कांग्रेस के, वो 40,000 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं इसे। रविंद्र शर्मा जी। जी हाँ। रविंद्र शर्मा जी, जो कितना नुकसान वहां पर जो हुआ है 40,000 करोड़ का? बिल्कुल, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दावा किया है कि 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है जी, आर्थिक नुकसान। शहजादा कलीम जी, 40,000 करोड़ का नुकसान वो बता रहे हैं। रविंद्र शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस। 40,000 करोड़ का नुकसान अगर हुआ है तो उसके साथ साथ होटल सेक्टर के भी नुकसानात को हम जोड़ेंगे। होटल सेक्टर में जो हमारे नुकसानात हुए हैं वो 3,000 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं। कश्मीर की डल झील जो टूरिज्म की वजह से चलती थी, जहां सैलानी आया करते थे और एक बड़ा वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था, जहां पर छोटी बड़ी अगर बोट्स को ले लिए तो 800 से ज्यादा वहां हाउस बोट्स काम करते थे। हाउस बोट्स एसोसिएशन का ये दावा है कि 6 महीने के लिए जब शुरू में लॉकडाउन लगाया गया था कश्मीर में जी, उसके बाद धीरे धीरे वहां के हालात बहाल हो रहे थे, टूरिस्ट आने शुरू हुए थे। लेकिन फिर कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से फिर वहां का जो लॉकडाउन हुआ है, अब पूरी तरीके से वहां के हाउस बोट एसोसिएशन के लोगों का यह दावा है कि अगर एनजीओ से हम मदद न मांगे तो हम लोगों के खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है। टूरिज्म पूरी तरीके से लॉकडाउन के पहले, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले 70% टूरिज्म वहां का बंद हो चुका था, सिर्फ 30% बचा हुआ था जी।
और कोविड-19 में जो 30% बचा हुआ था वो भी पूरी तरीके से इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, शटडाउन पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल है चंद्रशेखर भाई जी, अगर सरकार ये दावा कर रही थी कि हम 370 हटाने के बाद हम वहां खुशहाली लाएंगे, हम वहां बहाली लाएंगे, तो वो वहां सारी चीजें वो आज तक व्यवस्थित क्यों नहीं हो पाई? एक साल बीतने को आ रहे हैं। यही सवाल हमारा है, यही आज की जो हमारी चर्चा है वो यही है। रविंद्र शर्मा जी, जी जो एक सवाल सबसे बड़ा ये सामने निकल के आता है कि एक साल पूरा बीतने को आया, लेकिन आज भी वहाँ पर रॉकेट लॉन्चरों की गूंज है, आज भी घाटी में गोलियां गूंज रही हैं, आज भी कहीं घाटी के जो सीने पर आतंकियों की दहशत है। तो ये कब कम होगी और कब एक शांति का माहौल वहां पर स्थापित होगा, जिसकी दरकार बहुत लंबे समय से है? मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल हुडा साहब का एक ट्वीट आया, बहुत ही सम्मानित जनरल हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उन्होंने हैंडल किया है। और उन्होंने जो कहा है, देखिए जो इनकी कठोर नीतियां जो इसे बताते थे वो टोटल फेक। उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूं, और बहुत ही मैं कहूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर has gone into some kind of deep freeze since abrogation of it। देखिए कश्मीरी को इतना शौक है कि आपने यकायक जिस जम्मू कश्मीर ने एक मुस्लिम मेजॉरिटी होने के नाते पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, जिन्ना को रिजेक्ट किया, लात मार करके वो भारत देश के साथ जुड़े। उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ये वादा किया था और यहाँ के महाराजा के साथ मिल करके कहा कि हम हिंदुस्तान जैसे सेकुलर देश के साथ जाएंगे, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम रियासत के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज यकायक जिस तरीके से आप जो है वो सब कुछ करते हैं, तो उसमें वहाँ एक शमशान घाट जैसी खामोशी है। आप इसको मत समझिए कि वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए कि आपने ये लोग जो हैं वो इस चीज को मान गए या उन्होंने मान लिया। उन्होंने ये भी लिखा, देयर इज अ फ्रीज ऑन द डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज दैट इज वरिंग, देयर इज हाई डिग्री ऑफ एलिनेशन इन कश्मीर टुडे। I have long maintained that killing of terrorists cannot be equated with killing terrorism। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आंकड़े इनके गिराते हैं, ठीक है, कि इतने मिलिटेंट हमने मार दिए, अब आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट के मारने से टेररिज्म खत्म नहीं होता। आप टेररिज्म के रूट काज को देखिए। आप जो है वो डरा के धमका के आप सोचते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं। जो आतंकवाद 70 आतंकवादी बताए जाते हैं 2014 में कुल, आज 270 एक साल में मारे जाते हैं, 270 और तैयार होते हैं। और आंकड़े बताते हैं सिक्योरिटी के डीजीपी, आर्मी के अफसर, शरिया मीडिया में। पाकिस्तान के आपने कहा कि हमने सारे कैंप खत्म कर दिए, और आज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स आती हैं कि 250 से 300 मिलिटेंट्स पार के कैंपों में बैठा है। आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करने के लिए, देश की जनता को खुश करने के लिए बयानबाजी और ये बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप जब तक, ठीक है मान लीजिए कि चंद % लोग जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, देश के खिलाफ हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने 80% देश के संविधान में, देश के विधान में, चुनाव में हिस्सा लेकर के दुनिया को ये दिखाया कि हम देश हिंदुस्तान के साथ हैं, और उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी। वहाँ मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, लेकिन ज्यादा मुस्लिम मारे गए, कांग्रेस के भी, नेशनल कांग्रेस के भी, दूसरी पार्टियों के, क्योंकि वो मिलिटेंट्स के साथ सहमत नहीं थे, उनके खिलाफ खड़े हुए। आज आप क्या बताना चाहते हैं और किस किस्म की ट्रीटमेंट देना चाहते हैं? इससे हालात ठीक नहीं होंगे। आप वहां पे उनको जो बुनियादी जो बोलने का अधिकार है जमहूरियत के अंदर, वो तो दीजिए, वो अपनी बात रखेंगे। अब आपने तोड़ दिया, उसके बाद उनकी क्या राय है? आप चुनाव के लिए माहौल बनाइए, सियासी लोगों को आप घर से बाहर नहीं निकलने देते, कैसे आप ठीक कर लेंगे? ये अफसर लोग तो बताते रहेंगे, और सिक्योरिटी और पुलिस और आर्मी के, सेना के सहारे कब तक आप जो है वो आतंकवाद से जूझते रहेंगे, जब तक के लोग वहां के हमारे साथ नहीं होंगे। और जो लोग हमारे साथ थे, आज भी वो भी गमजदा हैं, आज वो भी खफा हैं, आज वो भी हमसे नाराज हैं। इसलिए मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा, और जम्मू को जिन्होंने बहुत बड़ा वादा दिया था, जम्मू के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है।
शहजादा कलीम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अमन पसंद आवाम है उसकी जो एक कहीं उसको शांति कैसे मिलेगी और कैसे कहीं उसके अधिकारों की पूर्ति होगी अगर इस तरह लगातार वहाँ पर दहशत का माहौल रहा, शांति जिस तरह की बात, आतंक की कमर टूट गई है लेकिन आतंक मरा नहीं है, तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर जी, देखिए सबसे बड़ी बात हो जो घर का मुखिया होता है, अगर उसे एक परिवार चलाना है, परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, हमें सबसे पहले परिवार के हर सदस्य का दिल जीतना होता है जी। केंद्र सरकार ने 370 हटा के सबसे पहले, चलिए ये देश के हित में है, देश की 130 करोड़ जनता इस फैसले के साथ है, लेकिन देश की जनता इस बात से खुश नहीं है कि आप कश्मीरियों के ऊपर एक जुल्म करके कश्मीरी जनता के विश्वास को खो के अगर आप कश्मीर को अपनाना चाहते हैं तो देश की आवाम इस बात से खुश नहीं है। धीरे धीरे 1 साल होने को आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर की जनता की बहाली हो, वहां खुशहाली आए, तो सबसे पहले हमें कश्मीर की जनता का दिल जीतना होगा। वहां के जो लोकल लीडर हैं, धारा 370 हटाने के पहले महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के साथ आपने सरकार बनाई और आज वो आपके लिए इतनी बुरी हो गई कि आप 1 साल से होने को आ रहा है और आप उन्हें कैद करके रखे हो। अगर आप वहां के नेताओं को कैद करके रखोगे तो जाहिर सी बात है वहां की जो आवाम है, वहां की जो अमन पसंद जनता है, वो इस बात के खिलाफ जाएगी कि आप डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या करके आप उनके नेताओं को कैद किए हुए हो। और अगर आप ये चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़े, कश्मीर की जनता हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो सबसे पहले हमें कश्मीर की जनता का दिल जीतना होगा। हमारे प्रधानमंत्री साहब को, हमारे गृह मंत्री साहब को ये सोचना होगा, वहां के नेताओं से बातचीत करनी होगी और उसका एक रास्ता निकालना होगा। अब तो कानून हट गया, धारा 370 हट गई, लेकिन अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा, कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम तानाशाही नजरिया अपना के कश्मीर की आवाम में खुशहाली ला लेंगे, तो हमें लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। और इसलिए मुमकिन नहीं, अगर आंकड़े भी उठा के देख लीजिए तो 6 महीने के लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले जो 2-3 महीने का गैप था, उसमें कश्मीर की अर्थव्यवस्था रेगुलर डाउन हुई है। वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो रेगुलर डाउन हुआ है। आतंकवादी घटनाओं में बिल्कुल भी कमी नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि 30% वहां की आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अगर सोचा जाए तो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से आज भी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। हम कहां कंट्रोल कर पाए हैं? हम तो जहां खड़े थे वही है, आज भी वही है। तो इसका जवाब देने के लिए तो रफाल आ गया है हुजूर। रफाल से हमारे पेट नहीं बिल्कुल भरते। रविंद्र शर्मा जी, आपसे भी जवाब लूंगा, इसका जवाब देने के लिए तो रफाल आ गया है। चंद्रशेखर भाई, रफाल से गोलियों, पहले रविंद्र शर्मा जी, पहले शहजादा कलीम से जवाब ले लो, फिर आपसे जवाब लूंगा इसी बात का। चंद्रशेखर भाई, रफाल से, तोपों से, बंदूकों से आवाम का दिल नहीं जीता जा सकता। रफाल तो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आया है ना। रफाल आने से क्या कश्मीर की जनता का या उत्तर प्रदेश की जनता का या दूसरे किसी स्टेट की जनता का पेट भर रहा है क्या? देश की जो बदहाली है, कश्मीर की जो बदहाली है, हमें हमारे पेट में निवाला चाहिए, रोटी चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमारे नौजवानों में जो बेरोजगारी है उसके लिए रोजगार चाहिए। राफेल से देश की आवाम का कोई लेना देना नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। देश की जनता सैल्यूट करती है कि हमारी सेना में राफेल जैसे ताकतवर जो है जहाजें शामिल हुई, हम सैल्यूट करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन राफेल का बड़प्पन करके हम कश्मीर की जनता का दिल नहीं जीत सकते, हम हिंदुस्तान की जनता का दिल नहीं जीत सकते। बिल्कुल, लेकिन आतंकियों पर तो रोक लगा सकते हैं, पीओके में तो उनको दिखा सकते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। शहजादा कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। बिल्कुल रविंद्र शर्मा, आपका जवाब। मैं ये कहता हूं कि देश की हमारी सेना शायद दुनिया में 4थे नंबर पे है जी, और 1200 हमारे पास फाइटर जहाज आज तक आए। लेकिन जिस रफेल पूजा मीडिया के माध्यम से जिस तरह से कहा गया, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो शेखर गुप्ता साहब ने और राजदीप सरदेसाई साहब ने ट्वीट किए हैं वही कोट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मान लिया, देखिए ये इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट थे, आप चाइना को घुसा हुआ उसको निकाल लीजिए। 5 रफेल जहाज से
आप कहते हैं देश की जनता को जो बताते हैं, आपने उस वक्त भी कहा था कि हमारा अगर प्रधानमंत्री होगा तो ना चाइना और ना पाकिस्तान आंख दिखा के देखेगा। आज नेपाल के बॉर्डर पे चाइना ने फिर वहां तैनाती की है। यहाँ नेपाल हमको आंख दिखा रहा है। चाइना तो बड़ी सुपर पावर है, लेकिन नेपाल आंख दिखा रहा है। इसलिए अगर उस बात पे चर्चा पे आएंगे तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मायूसी वाली है कि जो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं चाइना के बारे में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन रफाइल चला करके आप कश्मीर ठीक कर लोगे? रफाइल से आप कश्मीर पे हमला करोगे? कश्मीर के 80% लोग जो मतदान में हिस्सा लेते थे, आज उनको हम लोग क्या जवाब दें? मुझे बताइए कि क्या आप सारे लोग गलत थे? लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान, लेकिन रविंद्र शर्मा जी, गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम तो बताया है भारत ने, और उनको चेतावनी है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ। राफाल इधर है, उधर मौसम बता रहे हैं, तो कश्मीर तो बड़ा होगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते देते 2014 में 110 सीज फायर वायलेशन हुई थे, आज 3260 बार होती है। वो आंख कहाँ गई, जो लाल आंख, वो 56 का सीना कहाँ गया? ये जवाब लेने के लिए रविंद्र शर्मा जी, ये जवाब लेने के लिए फिरदौस टॉक जुड़ चुके हैं हमारे संग, बीजेपी के नेता। फिरदौस टॉक, स्वागत है आपका। एएनबी न्यूज पीडीपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस टॉक, फिरदौस जी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटे 1 साल हो गया, 5 अगस्त को पूरा 1 साल हो जाएगा। तरक्की की जो रहा है वो कितनी आसान हुई है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आप शायद निश्चित सवाल पूछते हैं जी, आप अपने सवाल का रिपीट करेंगे? जी, जो धारा 370 हटे 1 साल होने वाला है, तरक्की की राह कितनी आसान हुई है कश्मीर की? देखिए, तरक्की की राह तो मुझे लगता है वो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के कागजों में जहां थी वो वहीं पे रह गई। उससे आगे तो हमने कहीं देखी नहीं कि वो कहाँ पहुंची। तो आपको लगता नहीं कि कहीं कुछ बदलाव हुआ है? आप बताइए, अगर आपको कोई बदलाव, हम तो रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, हमें बदलाव तो दिख रहा है। लेकिन पहले सुबह होती थी, अब तो जो रात की तारीखी भारतीय जनता पार्टी की वजह से जम्मू कश्मीर में तारीख हुई है, वो रात तो खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे। हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे तो अमित शाह जी से पूछ लीजिएगा, उन्होंने रिटर्न एक एग्रीमेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किया था कि 370 जो है वो सैक्रोसेंट है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। उन्होंने तब तो ये भी माना था कि पाकिस्तान से हम रिश्ते सही बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं। वो तो ये तक मान चुके थे कि जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट लीडर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो एक स्टेक होल्डर है, उनसे बातचीत करनी है। लेकिन एक देश एक झंडा तो होना चाहिए। ये तो सब 130 करोड़ लोग खुश हैं इस बात से, फिर आप नाराज क्यों हैं? ये देश इतना कमजोर तो नहीं कि इस देश की किसी रियासत में अगर अपना झंडा हो तो इस देश की दीवारें हिल जाए। ये देश बहुत मजबूत है, इस देश की बुनियादें बहुत मजबूत है और वो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री की बुनियादें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो हवा क्रिएट की है कि इस देश को किसी स्टेट की आइडेंटिटी और स्टेट की इंडिपेंडेंस और स्टेट की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होंगी उससे जो है ये देश कमजोर होगा, तो ऐसा नहीं है। इतना कमजोर देश जो है हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के नहीं गए। लेकिन आपके नेता ने कई बार ऐसे विरोधाभासी बोले जो इस देश के खिलाफ थे। फिरदौस टॉक, आप यही नेता जो है जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थी तो तब तक तो इनकी बातें फूल बन के बरसती थी, और जब यही नेता अलायंस में नहीं रहे तो हम लोग खराब हो गए। मेन स्ट्रीम लीडरशिप के लिए आपने जम्मू कश्मीर में छोड़ा क्या है? हमने तो पूरे पिछले 70 सालों में यहाँ की मेन स्ट्रीम ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, अपनी बच्चों की जानें कुर्बान कर दी हैं इस देश का झंडा यहाँ पे हाथ में रख के। हमने हमेशा देश के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ी है, देश के लिए जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी है। और आज भी जब हम 370 की बात करते हैं तो हम देश के विरुद्ध बात नहीं करते, हम इस देश के हित में बात करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी चीजें करेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन
जो शायद रिकनसाइल कर गई थी एक आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ रिकनसाइल कर गई थी कि हमारी तारीख चाहे जो भी रही हो, लेकिन हमारा फ्यूचर जो है, हमारे बच्चों का फ्यूचर इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के साथ सिक्योर है। आज हम उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? आप उन लोगों को जाके क्या बताएंगे कि आपको 47 में जो आपसे वादा किया था, हम तो वो वादा आपसे पूरा नहीं कर पाए। हमने जो ये कहा था कि हम आपको एक झंडा दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे और इख्तियार देंगे कि आप कानून बनाइए। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में कोई कानून ही नहीं है जो हिंदुस्तान का है। तो जब अक्टूबर में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे नए कानून किए, तो कितने बदलाव लाए? जो यहाँ के कानून है उन्हीं कानून को तो कंटिन्यू किया। बिल्कुल। रविंद्र शर्मा हमारे फिरदौस टॉक रविंद्र शर्मा हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस के रविंद्र शर्मा। पीडीपी और बीजेपी एक साथ थे जब कुछ नहीं था, लेकिन बाद में अलगाव हुआ तो दोनों में इतना बड़ा विस्फोट हो गया, अब दोनों अलग अलग राह पर हैं। नहीं, देखिए वो अलग बात है कि कल साथ थे, आज अलग हुए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा था, एक बार बयान दिया था कि जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसी पर डटते हैं, और ये इनका नहीं, 50 लोग भी चल रहे हैं, वो भी इनके मुख्यमंत्री के दावेदार। एक बार तो उनको मुख्यमंत्री को भी कर चुके, फिर 1 साल वो भी पीएसए में रहे। महबूबा मुफ्ती की किस चीज की सजा भुगते हैं? शायद उन्होंने बीजेपी बातें नहीं मानी होगी। हम तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में डाइसेंट की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, आइडियोलॉजिकली डिफरेंट शेड्स की पूरी गुंजाइश है। आप किसी बुनियाद पे किसी को पीएसए में लगाइए, किसी को बंद रखिए, नजरबंद रखिए, लेकिन ये हम समझते हैं कि ज्यादती है और ये डेमोक्रेसी का मजाक है। एक साहब 3 साहब चीफ मिनिस्टरों को आपने बंद रखा, चौथे साहब चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के यहाँ आना पड़ा। और तो उमर अब्दुल्ला को छोड़ा गया ना, उमर अब्दुल्ला को छोड़ा गया। नहीं, छोड़ा गया, कोई ऐसा नहीं किया। मैं कहता हूँ पकड़ा क्यों गया? अगर आपने, वो सांसद थे, अगर आपने डिबेट करना था 370 पे भी, तो सारे सांसद वहां होने चाहिए थे, डिबेट भी हो जाता। आप कुछ उसमें छेड़खानी तरमीम करते, संविधान की धारा 70 साल रही, और आप कंज्यूमर एक्ट, उपभोक्ता कानून में एक अमेंडमेंट के लिए एक प्रोसीजर है, डिबेट डिस्कशन होता है। फिर किस लिए 70 साल जहाँ वर्किंग ग्रुप भी बने, कहीं जो है एक्सरसाइज जो डायलॉग हुआ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में, तो अगर कोई उसमें बात थी भी, आपने पार्लियामेंट के लोग, सांसद भी जो है बंद रखे। और उसके बाद अगर लोग खुश हैं तो आपने इन लोगों को कैद क्यों रखा है? आप तो बताना चाहते थे, अजीत डोभाल साहब आए बताने के लिए कि लोग तो सारे खुशी मना रहे हैं। अगर 370 टूटने पे कश्मीरी सारे खुश हैं, तो फिर आपने इन लोगों को आज भी पीएसए में या डिटेंशन में क्यों रखा? इलीगल हाउस अरेस्ट में क्यों रखा है? उसमें सैफुद्दीन सोज की मिसाल मैंने आपको दी कि इतने वरिष्ठ नेता और उनको गेट से बाहर नहीं निकलने दे। और इस किस्म के हालात जो हैं, ये किस तरह का संकेत देते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे चुनाव होगा, ये तो जब चुनाव होगा तब पता चल जाएगा कश्मीर की आवाम किसके साथ है। चुनाव कैद खाने से तो हो नहीं सकता। फिरदौस टॉक के लिए कौन निकलेगा? पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, ये नेता भी, उनको आप पूरी सिक्योरिटी के बावजूद नहीं बचा पाते। हमारे लोग तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं। वो हमारा जिला सदर को एक भी बॉडीगार्ड नहीं होगा, इनके साबका जिला सदर को 10 बॉडीगार्ड होने के बावजूद 3 लोग मारे गए। हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट और सरपंच 26 नवंबर को सबसे पहले अनंतनाग में मारा गया, पीर मोहम्मद रफी। उसके बाद दूसरा सरपंच अजय भारती जो है वो भी कांग्रेस पार्टी का था, लारकीपुरा ब्लॉक अनंतनाग में, वो भी मारा गया सिक्योरिटी मांगते मांगते। आपको लगता है रविंद्र शर्मा के चुनाव में फेर है कोई, या दावपेच है अभी? अभी आपको लगता है कि चुनाव बहुत दूर है? चुनाव हो तो अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के लिए कोई माहौल तो तैयार किया जाए। अगर आप बाकी लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे और आप चाहेंगे कि वो लोग सिक्योरिटी के बिना घर से नहीं निकल पाएंगे, और आप चुनाव कराएंगे, घोड़े की टांग बांध करके कहेंगे रेस में भाग लो जाओ, तो फिर किस किस्म के चुनाव हैं? डेमोक्रेसी इज होस्टेज। और इस किस्म के आप चुनाव की बातें करते, खुला माहौल दे दीजिए लोगों को, सब लीडरों को छोड़िए और फिर चुनाव करवाइए। हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। वो दिन कब आएंगे कि बिल्कुल एकदम जैसा कश्मीर दिखता था, सड़कें पूरी तरीके से खुशनुमा, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, पर्यटन का नया एक गौरव बन के उभरे, और कश्मीर से जो उम्मीदें हैं, जो एक नए परिवर्तन की जो कहीं उम्मीद है, वो कहीं पूरी हो, वो कब आएगा समय?
वो तभी आएगा जब आप लोगों को अपने आजादी से सांस लेने देंगे। जब आप जो है हर घर के बाहर से सिक्योरिटी फोर्स और उनको जो है वो अननेसेसरी सुरक्षा के अलावा जो लोग हैं उनको हटा लेंगे, लीडरों को अपने दिल की बात जो है वो जुबान पे और अखबार में मीडिया में देने देंगे, और उसके बाद वो लोगों में जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे और उनकी समस्या और उनके भावनाओं को समझेंगे। वो अपनी बात सेंटर से कर रहे थे, पाकिस्तान से तो नहीं मांगते थे। पाकिस्तान के खिलाफ तो सारे लड़ते थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये देशद्रोह बना करके हमको क्या फायदा होगा, और इस तरह का भावना पैदा करके पूरे देश में ऑल पार्टी मीटिंग की बात कीजिए, संवाद कायम कीजिए सरकार से, कहीं भाजपा से कहिए संवाद एक बनाया जाए। होता है वो ऑल पार्टी की बात छोड़ दीजिए, मैं एक बात और भी सुनाई देता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब से यहाँ आए हैं, आज 7 महीने हो गए। हमने, हालांकि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या यूटी के दर्जे से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, फिर भी हमने विधिवत उनको 6 जनवरी को मैंने लिखा कि पार्टी का डेलीगेशन आपसे मिलना चाहेगा। 3 बार उनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। छुट भइए नेता भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक सदर तक भी मिल सकेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समय नहीं दे पाए क्योंकि उनको दिल्ली से इजाजत नहीं मिलती। कौन सी बात करते हैं आप? हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ओहदे के समान है, लेकिन मुझे दुख है कि ये इस किस्म की आपने बता दी 135 साल पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, जिसने आज आप दुष्प्रचार करते हैं कि उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो रोल किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रोल किया, जिन्ना साहब की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, महाराजा हरि सिंह के साथ दिया, और ये हिंदुस्तान का टूट अंग बना। और आप कहते हैं 370 तोड़ने से टूट अंग बना। रविंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। धारा 370 को 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है, और जिस खुशनुमा तस्वीर पर, जिस खुशनुमा कश्मीर पर एक पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, कहीं उसका और ज़्यादा एक वातावरण साफ होना चाहिए, और कश्मीर की जो धारा 370 हटाई गई है और वहाँ पर एक नया माहौल बनाया है, वो माहौल और बड़ा होना चाहिए। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया